आगे का एजेंडा में आज क्या कुछ खास है, आइए जरा आपको ये पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बात करेंगे आज इंडिया गठबंधन की। 48 घंटे के बाद मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक होनी है और इस गठबंधन की नीति मोदी विरोध की फिलहाल नजर ज्यादा आ रही है, पर सवाल ये कि चेहरा कौन, नेता कौन, इस सवाल को लेकर चुप्पी, इसी पर बात करेंगे आगे। बात बीजेपी में आज की हलचल की भी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज शाम 5 बजे बीजेपी महासचिवों के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बैठक हो रही है। बीजेपी की रणनीति को लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आगे का एजेंडा में आज बात उत्तर प्रदेश के घोसी में होने वाले उपचुनाव की भी करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट आप कह सकते हैं। अखिलेश यादव प्रचार मैदान में आज खुद उतरने वाले हैं, तो नजर इस बात पर भी होगी कि तोशाखाना केस में इमरान खान की जारी रहेगी जेल या फिर इमरान को मिल जाएगी बेल, क्योंकि आज हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। जी, बीजेपी के सांसद हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कभी नीतीश के साथियों में गिने जाते थे बीजेपी में से, नाम सुशील मोदी। उनका यह बयान आया है तीखा तंज करते हुए। सुशील मोदी कह रहे हैं लालू ने तो चकनाचूर कर दिया नीतीश का सपना, लालू ने राहुल को घोषित कर दिया गठबंधन का दूल्हा। तो देखिए किस तरीके से चुटकी लेते हुए तंज नीतीश कुमार पर। उन्हें समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। और लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बने? और वो चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। और अब आपको सुना देते हैं इंडिया गठबंधन में जब संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो फिर किस तरीके से उन्होंने कहा उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उनका मकसद तो सिर्फ विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करना है। कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं और दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है, दिल्ली से जैनेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले प्रकाश का रुख करेंगे। प्रकाश, 2 दशक से ज्यादा से बिहार की राजनीति को, नीतीश की राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि साहब उनका कोई सपना नहीं, कोई मकसद नहीं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? मतलब ये नीतीश की नाना के पीछे की कहानी क्या? रोमाना, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी के कई नेता और वरिष्ठ मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं बनना है। इसके पीछे की राजनीति को समझिए। एक तो ये क्या नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये बात हुई थी बेंगलोर में तो ये बात हुई थी कि कुछ संयोजक बनाए जा सकते हैं कुछ राज्यों को मिला करके। दूसरी तरफ लालू यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि 3-4 राज्यों को मिला करके कोई उस पर एक कन्वीनर हो सकता है। तो जाहिर है कि ये सारी बातें जब आ रही थी और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा था तो पहली दफ़े उनका ये बयान था कि बैठक के बाद ही कुछ बातें आनी चाहिए सामने, उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही पूछा गया कि आपको कन्वीनर बनाने की बातचीत चल रही है तो उन्होंने साफ मना कर दिया, यानी कि कुछ राज्यों को लेकर के कन्वीनर बनाने की अगर बात सामने आती है तो नीतीश कुमार को कतई मंजूर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है
कि INDI के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से अगर उनको मिला करके एक कन्वीनर बनाया जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाए। मतलब अपने कद की बराबरी पर और नेताओं को देखना नहीं चाहते नीतीश कुमार। सियासी तौर पर इंडिया गठबंधन में अपना कद सबसे ऊपर अगर हो बतौर कन्वीनर तो नीतीश कुमार राजी, लेकिन अगर ये रणनीति तय पाई जाती है कि अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कन्वीनर बना दिए जाए, तो फिर उस स्थिति के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मैं आगे बढ़ रही हूं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इंडिया की मुंबई बैठक से पहले ही कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से यह कहा गया विपक्ष की धुरी कांग्रेस पार्टी है। देश को बचाने में इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। गठबंधन में जिसका छोटा मन उस पर चर्चा हो, जिसकी महत्वाकांक्षा है उसको हटाना चाहिए, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। विपक्ष की धुरी कांग्रेस पार्टी ही है, ये कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। देश को बचाने में जुटा हुआ इंडिया अलायंस, सुनिए पहले। जो इंडिया अलायंस है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, जो भारत का प्रतिबिंब है, जो इस देश के हर कोने, इस देश की हर आवाज, इस देश की हर आकांक्षा का प्रतिबिंब है, वो उन लोगों ने साथ मिलकर आकर बनाया है जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनको इस देश के संविधान को हर हालत में बचाना है। धुरी एक ऑपोजिशन की है, वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक। तो इसमें महत्वाकांक्षी लोग हैं, इसमें केपेबल लोग हैं। अपने कुछ छोटे जो छोटा मन और जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा को इस समय परे रखना चाहिए, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विस्तृत चर्चा जरूर होनी चाहिए। और आइए सीधे अब रुक करते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं जैनेंद्र से टाइमिंग। ये बयान जो सुप्रिया श्रीनेत का आया है वो बहुत दिलचस्प है इस लिहाज से कि अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी तीसरी बैठक होने वाली है, और उससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता ये बयान देती हैं कि साहब धुरी कांग्रेस पार्टी ही है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है वो लगभग इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं इस बात से सहमत है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और धुरी है। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो, और आम आदमी पार्टी को अगर हम हटा दें तो अब इंडिया अलायंस में जो एक से ज्यादा राज्यों में जिसका प्रेजेंस है। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो रणनीति बन रही है उसकी धुरी जो है वो कांग्रेस ही है। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसमें बीआरएस नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस से कांग्रेस लड़ रही है, इस वजह से बीआरएस को इंडिया अलायंस से दूर रखा गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस धुरी तो है, लेकिन क्या अगुवाई भी करेगी, क्या कन्वीनर कांग्रेस का कोई नेता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस अगुवाई करे इस गठबंधन की, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो कन्वीनर पद पर उनकी तरफ से दावा पेश किया जा रहा है, और इसीलिए पेच फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नीतीश कुमार होंगे या कांग्रेस की तरफ से कोई नेता सामने आएंगे, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, या फिर सोनिया गांधी को आगे किया जा सकता है, या फिर पेच अगर फंसा तो फिर ये कहकर कन्वीनर पद का ऐलान को टाला जा सकता है कि फिलहाल इसको लेकर के चर्चा अभी जारी है। तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयान सामने आए हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा बयान जेडीयू और कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो पेच है उसको लेकर के भी रह बयानबाजी होती है। तो इस गठबंधन को लेकर के कई गांठें हैं और कन्वीनर का सवाल बड़ा है, इसी को लेकर के ये तमाम जो बयानबाजी है वो की जा रही है। दरअसल इस वक्त तस्वीर यही उभर रही है कि ये जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है इसमें गांठें कहीं, और ऐसे में अब ज्यादा वक्त है नहीं 2024 की चुनावी लड़ाई में, तो फिर क्या इस समय में ये गांठें सुलझाकर चुनौती एनडीए गठबंधन मोदी को पेश कर पाएगा? इंडिया गठबंधन अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने तो और बड़ा दावा कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव अगले साल 2024 में नहीं, इसी साल के अंत में दिसंबर में हो सकता है। तो ममता बनर्जी ने कहा क्या है, पहले जरा ये सुनिए। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ভাঙো বিজেপি সরকার, জোর করে সরকার রাখা যাবে না। যত হোটেল সব হোটেল বুক করে নিয়েছে, একটা হোটেলও খালি নেই, সব হেলিকপ্টার বুক করে নিয়েছে, যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো হেলিকপ্টার না পায়।
तो एक तरीके से आधार बता रही थी ममता बनर्जी। वो क्यों कह रही हैं कि इसी साल के अंत में दिसंबर में चुनाव होने की तैयारी है। कह रही हैं सभी होटल बुक कर लिए गए हैं बीजेपी वालों की तरफ से, सभी हेलीकॉप्टर बीजेपी वालों ने बुक कर लिए। खैर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं, एक दूसरे पर सियासी तीर कैसे नेता छोड़ रहे हैं, जरा ये देखिए। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। नीतीश कुमार जी का भी आज स्टेटमेंट है और शायद उनके संपर्क में होगा, राहुल जी के कोई संपर्क में होंगे, खड़गे जी के कोई संपर्क में होंगे, और इसलिए नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट किया है। तो एनडीए अलायंस के भी कुछ लोग इंडिया अलायंस में आने की शक्यता है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए, और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने बनाए। जो घमंडिया गठबंधन है, ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। और देखिए, शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये कह रहे हैं संजय राउत। सर्जिकल स्ट्राइक करा सकती है बीजेपी, ये कह रहे हैं संजय राउत। गोधरा जैसा कांड करा सकती है बीजेपी। तो ये बड़ा बयान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से। राम मंदिर उद्घाटन के वक्त साजिश की आशंका भी जता दी संजय राउत ने, सुनिए। लोगों के मन में ये डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घुनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए, गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। तो सुना आपने संजय राउत। हिंदू मुस्लिम दंगों से लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तक संजय राउत ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से कुछ भी हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस सब के बीच आज बीजेपी के महासचिवों की बड़ी बैठक है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी महासचिवों की यह बैठक शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर दिल्ली में होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है। और इन्हीं चुनावों को लेकर बीजेपी रणनीति बनाने के लिए चुनावी मंथन करेगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, आज की ये जो बैठक हो रही है पार्टी के महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, इसमें खास फोकस कहां रहने वाला है? देखिए रोमाना, हमेशा जब भी ऐसी बैठकें होती हैं उनमें पीछे के काम की समीक्षा की जाती है और आगे के काम का एजेंडा तय किया जाता है। चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और माना जा रहा है अगले महीने सितंबर के बाद चुनाव का भी घोषित हो जाएगा, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये चुनाव घोषित होना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तमाम परिवर्तन यात्राएँ निकलनी हैं, बहुत सारे पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम हैं जो राज्यों में इम्प्लीमेंट होने हैं। इसको लेकर ये आज बैठक है। इस बैठक में सारे प्रोग्राम तय होंगे और इस बैठक में आगे का एजेंडा होगा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली, उसको कैसे जमीन पर उतारा जाए। तो बेसिकली जो बैठकें इस तरह की होती हैं जिसमें भाजपा अध्यक्ष अपने महासचिवों के साथ बैठक करते हैं, उनमें पीछे के जो काम दिए गए होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है और आगे के एजेंडा तय होता है। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे। तो अभी तक जो काम हुआ है चुनावी राज्यों में, उस काम की समीक्षा और आगे किस तरीके से एजेंडा बनाया जाए, चुनावी रणनीति आने वाले समय के लिए बनाई जाए, उसको लेकर मंथन यही होने वाला है आज की बैठक में। और अब बात जरा उत्तर प्रदेश की कर लेती हूं, क्योंकि यहां उपचुनाव वाला संग्राम है। जानते हैं ना आप, उत्तर प्रदेश में जो घोसी विधानसभा सीट है
वहां पर उपचुनाव और उसी के लिए जंग तेज हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। घोसी में आज अखिलेश यादव चुनावी रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं। घोसी में बीजेपी के कई दिग्गज अभी तक प्रचार कर चुके हैं और आगे भी प्रचार में जुटे हुए हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को होगा, मतलब वोटिंग 5 सितंबर को, और इस उपचुनाव का नतीजा 8 सितंबर को आ जाएगा। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बनाया गया है, जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे। अब समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसी वजह से सीट खाली हुई और वहीं से वो चुनाव मैदान में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं घोसी उपचुनाव में तो दारा सिंह चौहान की एक तरफा जीत होने वाली है। उनका बड़ा दावा जरा सुनिए। विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्गों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई, दंगों से जनता ऊब चुकी है। घोसी में खासकर मैं कहना चाहता हूं, जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का, गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी ही चुनाव जीतेंगे और कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। आइए सीधे आपको लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं घोसी से। संजय से जानते हैं, संजय, बीएसपी जो है अमूमन उपचुनाव में उम्मीदवार उतारती नहीं है। ऐसे में फाइट जो है वो डायरेक्ट है। एक तरफ दारा सिंह चौहान और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, और फिर भी बीजेपी की तरफ से ये जो एक तरफा जीत की बात की जा रही है, जो इजी विन की बात की जा रही है, ये दावे को दम कहां से मिल रहा है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, लेकिन घोसी उपचुनाव में परीक्षा का दिन है, क्योंकि 5 सितंबर को यहाँ पर चुनाव है। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी एक तरफा दावा कर रही है कि वो जीतेगी, थोड़ा सा बात में दम कम लगता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बराबर की मानी जा रही है। परीक्षा की जो मैंने बात की वो किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की है। बसपा ने उम्मीदवार उतारा नहीं है, कांग्रेस खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को दे चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव आज घोसी पहुंच रहे हैं और ये तैयारी, पहले आपको दिखा दूं, ये मंच है अखिलेश यादव का। लगभग 1 बजे के आसपास उनकी सभा होगी, उससे पहले पूरी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। और अखिलेश यादव अमूमन उपचुनाव में प्रचार करने से भी परहेज करते हैं। 2022 के बाद से अगर उपचुनाव की बात करूं तो 8 जगह पर उपचुनाव हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव केवल मैनपुरी की सीट पर सक्रिय रहे और एक बार रामपुर के उपचुनाव में प्रचार करने गए थे। कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ हो रही है कि घोसी का उपचुनाव जो है वो इंडिया के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर नजर आ रहा है, और यहीं से 2024 के लिए मोमेंटम उत्तर प्रदेश की सियासत में बनने जा रहा है। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां चचेरी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पीट कर हत्या कर देने का आरोप है। वहीं हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि पुलिस छेड़खानी की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस की ओर से आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, जिस वजह से इतनी हाथापाई हुई कि जान चली गई। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये प्रयागराज में मामला सामने आया है, भाई की पीट कर हत्या। आरोप लग रहे हैं कि बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी का विरोध भाई ने किया और इसी वजह से भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे खारिज कर रही है। पुलिस कह रही है झगड़ा हुआ आपसी और इस वजह से ये हाथापाई हुई और हत्या हो गई। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, बताइए जरा, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन क्या लिया गया है और जांच में अभी तक क्या तस्वीर साफ हो रही है? हत्या की वजह क्या थी? देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका साफ आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर छात्र की हत्या की गई। 10वीं का छात्र था, 16 साल की इसकी उम्र थी, जबकि पुलिस इस आरोप को सीधे तौर पर खारिज कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि स्कूल में विवाद हुआ था और स्कूल छूटने के बाद छात्र पर हमला किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल जो पीड़ित परिवार है उसने पुलिस में शिकायत कर दी है और डीसीपी यमुनानगर जो संतोष मीणा है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और मौके पर रात के वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, चक्का जाम। जो आरोपी हिरासत में लिए गए वो भी नाबालिग ही हैं क्या? देखिए, इनमें से जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है नाबालिग हैं, क्योंकि छात्रों के बीच और कम उम्र के लड़कों के बीच का विवाद था, तो वो भी नाबालिग है। इसी वजह से पुलिस ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी शो नहीं की है। ये कहा है कि इस तमाम जानकारी के लिए जैसे ही कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा आप। नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 31 अगस्त को आप जानते हैं मुंबई में इंडिया गठबंधन की निर्णायक बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि उस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक मतलब कन्वीनर के नाम पर मुहर लग सकती है। अब चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर भी जोरों पर तो बहुत है, तो आखिर मुंबई में क्या होने वाला है, इसी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन? क्या राहुल गांधी? क्या नीतीश कुमार? क्या ममता बनर्जी? आखिर कौन होगा इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार? आखिर किसके हाथ में होगी इंडिया गठबंधन की कमान? ये तय होने में लगता है अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी अहम बैठक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में गैर बीजेपी विपक्ष के 80 नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में होंगे। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की ये बैठक खासी अहम है। शहर भर में लगे पोस्टरों में भी इसकी झलक देखी जा सकती है, जिनमें लिखा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में और अब तस्वीरें देखिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर में लिखा गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बता दें कि 2 दिवसीय बैठक में 80 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं, तो इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे है। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी आगे की रणनीति का एक खाका खींचेगा। बैठक में कई चीजें तय होनी हैं, जैसे पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग, 1 सीट 1 उम्मीदवार, गठबंधन की साझा चुनाव सभाएं, गठबंधन का मैनिफेस्टो, गठबंधन की समन्वय समिति, इंडिया गठबंधन का लोगो। 21 अगस्त को जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में, उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर है वो ये कि आखिर इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। 2024 के चुनावों में जब इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेगा तो उसकी कमान किसके हाथ में होगी? सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। सूत्रों से पता चला है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। नीतीश ने अकाली दल और INLD से भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। नीतीश कुमार 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैली में भी जाने वाले हैं। नीतीश कुमार हाल ही में BSP सांसद दानिश अली से भी मिल चुके हैं। तो नीतीश काम पर जुटे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के सवाल पर नीतीश ने कैमरे के सामने साफ इनकार कर दिया। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे,
और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, इसमें कहाँ कोई बात। सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है, अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला है। नीतीश भले ही कैमरे के सामने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का जमघट जुटाने में उनका भी बड़ा हाथ है। नीतीश की पहल पर ही पटना में 23 जून 2023 को पहली बार विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 16 विपक्षी दलों के बड़े नेता पहुंचे, जबकि बेंगलुरु में 17-18 जुलाई 2023 को जो बैठक हुई उसमें 26 विपक्षी दल शामिल हुए थे। उसी बैठक में गठबंधन का नाम तय हुआ। तो मोदी के खिलाफ बने विपक्ष के इस गठबंधन की यात्रा पटना से होकर वाया बेंगलुरु अब मुंबई पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक बड़ी निर्णायक मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 11 सदस्यों की कमेटी और संयोजक का नाम फाइनल हो सकता है। तो मोदी के खिलाफ विपक्ष का झंडा कौन उठाएगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष किसके चेहरे को आगे करेगा, इसका पता जल्द चल सकता है। वैसे विपक्ष की ये चुनावी गोलबंदी ऐसे समय में हो रही है जबकि खुद मोदी लगातार चुनावी मोड में हैं और हर तबके को साथ रहे हैं। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल शामिल नहीं। अकाली दल और INLD पर नीतीश ने डोरे डाले, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए। अरे बहुत आ सकते, देखिए अभी बहुत आ सकते, अरे बहुत आ सकते, अभी ठहरिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बहरहाल नजरें मुंबई वाली मीटिंग पर हैं, क्योंकि इस बैठक से 2024 के महासंग्राम की एक नई शक्ल उभरेगी। 2024 के रण पर एक नया चैप्टर खुलेगा। यहीं से पता चलेगा कि 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा या नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन ये बैठक होगी मुंबई में। अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी इस बैठक की वजह से बैकफुट पर आ गई है? तो इसका जवाब है कतई नहीं। बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे नजर आ रही है। जहां विपक्ष अभी गठबंधन को लेकर चर्चा ही कर रहा है, वहीं टीम मोदी पूरी तरह मोर्चे पर उतर गई है। बीजेपी का संगठन चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज मैदान में उतर आए हैं। दक्षिण से उत्तर तक हर चुनावी सूबे में बीजेपी के दिग्गज जीत का समीकरण साधने के लिए रण में उतर चुके हैं। इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने चंद्रयान के बहाने बेंगलुरु और दिल्ली में रोड शो किया। बेशक ये रोड शो देश की बड़ी कामयाबी के नाम था, लेकिन इसका मकसद बीजेपी के कैडर को सड़क पर उतारना भी था।
जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उन राज्यों में बीजेपी के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना में थे, सोमवार को गांधीनगर में, मंगलवार को राजस्थान के श्री गंगानगर जाएंगे। यानी बीजेपी का फोकस हर उस राज्य पर है जहां चुनाव है। पार्टी है, 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर बाद में केटीआर, और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है, ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा, अब कमल की बारी है। शाह के फोकस में सबसे ऊपर राजस्थान है। राजस्थान में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से पहली यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। चौथी परिवर्तन यात्रा को 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से नितिन गडकरी रवाना करेंगे। राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों को कवर करने वाली इन यात्राओं का समापन 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली के जरिए होगा। इन यात्राओं के जरिए राजस्थान में लोकल कनेक्ट बढ़ने और जमीन पर गहलोत सरकार को करप्शन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी चल रही है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी यात्राएं शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और अब जन आशीर्वाद यात्राओं की बदौलत अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़ और चंबल सभी इलाकों को कवर करेंगी। चित्रकूट में 3 सितंबर को अमित शाह पहली जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। सभी यात्राओं की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे। ये यात्राएं मध्य प्रदेश की 210 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। यात्राओं का समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा, तब पीएम मोदी की बड़ी रैली भी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी टिकट बंटवारे पर माथापच्ची कर रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित करने के बाद अब यात्राओं का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। बीजेपी के नेता सिर्फ चुनावी राज्यों में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमीन पर उतर गए हैं। यूपी में बाढ़ राहत और सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। योगी फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर का दौरा कर चुके। मंगलवार को योगी झांसी पहुंचकर 1900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। एक तरफ जहां विपक्षी दल अभी गठबंधन पर चर्चा में ही मशगूल हैं, वहीं बीजेपी की पूरी लीडरशिप मैदान में उतर आई है। उनका पहला फोकस चुनावी राज्यों पर है, लेकिन 2024 का चुनाव हो या 24 के चुनाव का सेमीफाइनल, दोनों की तैयारियों के मोर्चे पर बीजेपी फिलहाल विपक्ष से बढ़त बनाए हुए है।